नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। अरावली टाइम्स पॉडकास्ट पे आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ शख्सियत जो रूबरू है वो है कमल सिंह जी यादव जी। पूरे भारत भर में आप लोगों को इन्होंने जो राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन इनका एक संगठन है, उसके तहत पूरे देश भर में पेड़, जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए और विशेषकर लोगों को जागरूक करने के लिए काम करते हैं। एक प्रकार से हरियाणा सरकार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी भी रहे, लेकिन उन सबको हटा के अगर हम कमल जी की बात करें तो विशेष तौर पर इस दौर में जो हर व्यक्ति चिंता जता रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, भूमि का जो संवर्धन करना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, जंगल को बचाना चाहिए, वो सिर्फ एक बातें हैं। जबकि आप कमल जी को देखिए तो पूरे देश भर में उसके लिए काम कर रहे हैं। कभी भोपाल में होते हैं, कभी दिल्ली में होते हैं, कभी महाराष्ट्र में होते हैं, तो कभी हरियाणा के हिसार में, राजस्थान के जयपुर में, पूरे देश भर में इनको लेकर जागरूकता का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। कमल जी, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, पहले तो आप अपना परिचय ही देकर हम बात को शुरू करते हैं। कहाँ के आप रहने वाले हो, आपका प्राथमिक एजुकेशन कहाँ से रहा और कैसे आप सरकारी नौकरियों में आए? मेरा नाम कमल सिंह यादव है। मैं बेसिकल रेवाड़ी के पास गांव आशा की 5 करोड़ वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने मैट्रिक क्लास जरथा, हमारा लोकल गांव, वहीं से की, ग्रेजुएशन की वहीं से, रेवाड़ी से जी। और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर 84 में ज्वाइन किया और 83 में मैं एज ए रेंज अफसर रिटायर हुआ मैंने विभाग में। और मैं उसके दौरान 23 में 2023 में रिटायर हुए। 2023 में लगभग 40 साल मैंने विभाग की सेवा की जी। 40 सेवा करने के उपरांत जी, इस दौरान भी मैंने पहले भी सामाजिक गतिविधियों में जुड़ता रहा हूँ जी। मैं अपने सामाजिक गतिविधि चलाता रहा हूँ जी। मैं जैसे कि मैं कर्मचारी संगठन में नेता रहा हूँ। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट के भी लगभग अनपोज 20 साल 25 साल अनपोज प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद स्टेट वन कर्मचारी संघ हरियाणा, उसका भी मैं प्रेसिडेंट रहा, 4-5 टर्म रहा। और पूरे हिंदुस्तान का मैं फाउंडर हूँ ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर फेडरेशन। ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर्स फेडरेशन का मैं फाउंडर हूँ। आज मैं उसका संयोजक हूँ। मैं रिटायर होने के बाद प्रेसिडेंट मैंने आप पंजाब के निवासी उनको ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर फेडरेशन अभी 22 दिसंबर 2024 को इलेक्शन हुआ जी। तो इस तरीके से मैं हिंदुस्तान के उस फेडरेशन से जुड़ने या फाउंडर होने की वजह से हिंदुस्तान के 785 जगह आज के दिन वर्किंग जी। पहले 735 थी, अब इनमें से लगभग 550-600 जिलों में गया हूँ जी। 29 के 29 स्टेटों में मैं गया हूँ। कहने का मेरा तात्पर्य कि हिंदुस्तान के भौगोलिक परिस्थिति से पूर्णतः वाकिफ हूँ। किस तरीके से क्लाइमेट कहाँ कैसे होता है, कितना क्या डिस्टर्ब हो, उसका पूरा ज्ञान जी। ये मेरा लोकल अपना परिचय है। और विभाग में अच्छी सामाजिक सेवा के साथ साथ अपने दौरान में नाजायज जो जहाँ कब्जे थे जी, फॉरेस्ट ऑफेंडर जो उनके साथ काफी मेरी वीडियो भी हुई है। मैंने वहाँ अक्रोचमेंट होती थी उनके पास, वो अक्रोचमेंट लगभग मैंने विभाग में अपनी सर्विस के दौरान लगभग 300-400 एकड़ जमीनों पे कब्जा कर पाया। तो ये सामान्य एक परिचय, मतलब कैसे गांव देहात से निकले और फॉरेस्ट विभाग में अधिकारी की नौकरी करते हुए पूरे प्रदेश भर में, हरियाणा से अलावा पूरे देश भर में भी फॉरेस्ट अधिकारियों का एक फेडरेशन बनाया, ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर्स फेडरेशन। और जब तक नौकरी में रहे उनके उसके अध्यक्ष रहे। और देखिए, एक विशेष बात यह है कि आदमी एक बार बन जाता है तो हटने का सवाल नहीं है। आप पूरे देश भर में ये गतिविधियां हो रही है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सोशल संगठन हो। लेकिन जैसे ही नौकरी से रिटायर्ड हुए तो चुनाव करवा के बाकायदा किसी और को उसका प्रेसिडेंट, जो लोगों ने बनाया उनको प्रेसिडेंट माना और अभी संयोजक के तौर पर काम कर रहे हैं। इस दौरान मैंने अपने सर्विस के दौरान मेरी थी कि पेड़ आज के दिन जो पैरामिलिट्री फोर्स है डिफेंस जी, जो हमारे भाई बहन रिश्तेदार जी जो सर्विस करते हैं, वो एक देश की शर्त की रक्षा करते हैं। परंतु पर्यावरण जिसको जंगल, जल, जमीन, जमीन कहते हैं जी, उसकी रक्षा करते हैं, वो पूरी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। पृथ्वी पर्यावरण शुद्ध है तो पृथ्वी आबाद है, आबाद है जीव जंतु आबाद। तो इस तरीके से जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, आप देसी भाषा को जीव और वन प्राणियों की रक्षा करते हैं, ऑन ड्यूटी जिन्होंने अपने बलिदान दिया है उनकी याद में पहला मैंने 27 सितंबर 2005 को शहीद दिवस मनाया था भोपाल में। पहला हिंदुस्तान का जितने भी उसकी स्मारिका जारी की
और पहला उसमें तत्काल वन मंत्री नमो नारायण मीणा मुंशी भी गेस्ट बनाए थे भारत सरकार के। उसके बाद में लगातार आज तक कंटिन्यू रोटेशन में सभी स्टेटों में बनाते हम 21 साल से लगातार वो 21 बनाए हम। तो इस तरीके से हमने हर स्टेटों में आज तक फॉरेस्ट की रक्षा करते हुए 785 कर्मचारियों ने अधिकारियों को बलिदान दिया है। उनकी हमने स्मारिका जारी की है और उनकी याद में भारत सरकार से हमने लगातार 2005 से प्रयास करते करते 2013 में वन शहीद दिवस 11 सितंबर को नोटिफिकेशन कर दिया भारत सरकार से। बहुत अच्छी वनों की रक्षा करते हुए जो शहीद है उनकी याद में शहीद वन शहीद दिवस ये नोटिफिकेशन कर दिया 11 सितंबर। ये बहुत अच्छी बात है सर। देखिए इसका आप देश में आर्मी जैसे बॉर्डर को सुरक्षा कर रहे हैं, आप लोग तो पूरी पर्यावरण की दुनिया की सुरक्षा करते हैं। जी उनकी याद ताकि उनको लोगों को ये लगे कि पर्यावरण की रक्षा करना एक उत्तम काम। एक और खास बात जो कमल जी की हम आप लोगों से बता रहे हैं, हरियाणा सरकार एक वृक्ष मित्र योजना लेके आई है जिसमें खेजड़ी वृक्ष हो, खेर हो, आपका धोंक हो, ये जो भी वृक्ष हैं पर्यावरण के संतुलन के उनको बचाने की योजना है। कमल जी के विशेष प्रयासों से या ये मान लीजिए कि कमल जी ने जो जागरूकता लाई वो सरकार तक मैसेज के रूप में गया और उसके बाद ये योजना आई। तो सर क्या तो ये योजना है, कैसे आपने इसको मतलब लागू करने के प्रयास किए? मैंने आज के दिन फॉरेस्ट पॉलिसी वन नीति हरियाणा के 2006 जी और भारत में 1988 लागू हुई जी, उसके मुताबिक टोटल भूभाग पर 1/3 पर वन होना चाहिए। यस, टोटल देसी भाषा में कहूँ तो 100 किला में से 33-34 किला पर जंगल होना चाहिए जी। प्लेन एरिया में 80% हाँ, और पहाड़ी एरिया में ना प्लेन एरिया में 20%, पहाड़ियों में 80% होना चाहिए जी। टोटल भूभाग का 31 ठीक हो गए जी। तो इस प्रकार से इस जंगल को बढ़ाने के लिए सरकार पॉलिसी बनाती है पर पॉलिसी बनाती पर मूवमेंट जितने हम पेड़ लगाते हैं पौधे लगाते उनकी कोई गारंटी नहीं कि वो पेड़ बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने थीम है लोगों को आज तक जो लोगों ने किया पेड़ लगाने का अभियान किया है, मैंने पेड़ बचाने का अभियान शुरू किया है। मेरी थीम थी पेड़ लगाना आम बात है और पेड़ बचाना खास बात है। पेड़ लगाना आम बात है, पेड़ बचाना खास बात है। पेड़ कब बचेंगे जब सरकार तो पेड़ लगाएगी और किसान पेड़ बचाएंगे। सर बहुत अच्छा स्लोगन है, पेड़ लगाना आम बात है और पेड़ को बचाना खास बात है। कैसे बचेंगे? सरकार तो पेड़ लगवाएगी और किसान पेड़ को बचाएंगे। इस क्रम को लेते हुए इस कड़ी को लेते हुए अरे पेड़ भी तब बचेंगे जब वहां किसानों को अनुरूप उनकी इच्छा के अनुसार पेड़ मिले और उनको उसका आज के दिन लगभग खेतों में किसानों ने काफी अपने खेतों से पेड़ निकाल दिए। पहले जो पेड़ होते थे जंगल अपना खेत निजी भूमि में पेड़ होते वो सब लोग कम होते चले गए। यदि विभाग का गठन करने से, विभाग की कानून बनाने से, यदि विभाग का एक्शन करने से यदि फॉरेस्ट एरिया बढ़ता तो डबल हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही, डबल होना चाहिए। परंतु एरिया जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गठन 1864 के लगभग हो गया था। उसके बाद 1927 में फॉरेस्ट एक्ट बना, उसमें पर्यावरण एक्ट बना, फॉरेस्ट एक्ट क्या नाम जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, वाइल्ड लाइफ एक्ट बना। मतलब कहने का मतलब 10-12 कानून बनाए और उनको इम्प्लीमेंट भी किया। फॉरेस्ट एक्ट 1927 जे&के में छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में 1956 से लागू, परंतु फिर भी 56 के बाद वो घटे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह कि लोगों को डंडा से और कानूनों से और वो अकेला विभाग से नहीं बचाया जा सकता। इसको बचाने के लिए लोगों को जागृति पैदा करना जरूरी है। उसके गुण और गुणों पेड़ों के बारे में उनको बताना पड़ेगा और उनका बेनिफिट उनसे जोड़ना पड़ेगा ताकि पेड़ों पर वो जागरूक हो जाए, वो अपने ऊपर लगाओ। तो जितने हम पेड़ लगाएंगे उतने पेड़ बच जाएंगे, वही पौधे लगाएंगे जितने वही पौधे बच जाएंगे ताकि पेड़ों की संख्या बढ़ जाए। इस अभियान को लेकर मैंने सोचा कैसे बचे। मैं डेजर्ट एरिया से रेवाड़ी, आप हिंदुस्तान को भौगोलिक की दृष्टि से 5-7 भागों में बांट सकते हो। उसमें दक्षिण का पठार है, सतलुज और गंगा का मैदान है, उसमें 2 एक अरावली भी आती है। आपको जो रायसीना जैसे राष्ट्रपति भवन वहां से अरावली शुरू होती है और लगभग गुजरात मतलब मेरा कहने मतलब 697 किलोमीटर अरावली क्षेत्र है। यार ये कंटिन्यू है, ये शुरू दिल्ली से होके हरियाणा,
हरियाणा से राजस्थान, जी। राजस्थान से गुजरात तक जाता है। इसी तरह इसको अरावली के साथ साथ रेवाड़ी से दिल्ली के से चल के और रेवाड़ी होते हुए रेलवे लाइन जाती हो अहमदाबाद तक। हाँ तो ये अरावली की एक बिल्कुल पैरल लाइन इसी तरीके से यहाँ राजस्थान को दो टुकड़े में, ये तो विधान चलाता है राजस्थान में जिसमें कोटा बुंदी आ जाता है, उसमें नर्मदा का पानी आ जाता है, ये अरावली बेल्ट आ जाती है। पर जो एक एरिया जाता है जो डेजर्ट बोलते हैं जिसमें बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, और ये भी यहीं से जो ये सारा ये भी यहीं से शुरू दिल्ली से जो ट्रेन चल के रेवाड़ी होती हुई महेंद्र होते हुए बाड़मेर जैसलमेर तक जाती है वो डेजर्ट एरिया है। बहुत अच्छा समझाया वो डेजर्ट एरिया। तो मैंने कहा ये रेवाड़ी एक दर्पण ऐसा हुआ, इसकी दो दिशा में जो राजस्थान को ट्रेन गई, एक अरावली को टच करते हुई, एक रेगिस्तान को टच करती हुई। पहले आप छोटे हैं, आपको पहले आप दादा उनसे बात करोगे आप जो बीकानेर जाते थे पहले ट्रेन में, तो जो रेवाड़ी से चल के बीकानेर जाती थी ट्रेन, तो सुबह जो ट्रेन निकल जाती थी तो शाम को ट्रेन जब वापस होती थी उसका रेत हटा दिया करते थे, तो ये उसको मिलता रहे तो धूल उड़ता था। इसकी जागृति करने के लिए हम शेड्यूल फिक्सेशन एफटीएस रेतीला का स्थायीकरण, रेत का स्थायीकरण, उसकी कड़ी के आधार पे आज स्थायीकरण पेड़ों की संख्या बढ़ी हुआ, वहाँ जागृति लोगों ने की, पेड़ काटना बंद किया और स्थायीकरण हो गए, तो आज वो धूल उड़ना काली पीली आंधी आनी बंद हो गई। ये बड़ा बदलाव देखिए, ये बदलाव और आज देखिए हम भी मैं इन चीजों पर इस कड़ी को लेके ये कंटिन्यूटी बनी रहे जी, ये कैसे बनी रहे इसको मैंने अपने ध्यान दिया। आज के दिन आर्टिफिशियल लोगों का सोच ज्यादा है, सजावटी तौर चलते, परंतु क्लाइमेट का में सजावट का कोई लेना देना नहीं। आज की क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पूरा विश्व चिंतित है। सर्दी के टाइम में सर्दी नहीं होती, गर्मी के टाइम में गर्मी नहीं होती, और बारिश के टाइम में बारिश नहीं होती। यदि होती तो बेमौसमी होती। कभी जून के महीने में, कभी आप पुराने बुजुर्ग आदमी से पूछो, जून के महीने में ओड़ा जो पड़ते नहीं पड़ते, दिसंबर में ओड़ा नहीं पड़ते, आपकी बार आपको दिसंबर नवंबर में ओड़े पड़े, और अब दिसंबर जून में ओड़ पड़ी, इससे काफी फसल में नष्ट हो, मतलब बेमौसमी ऋतुएं बदलनी। इसका मेन कारण क्या है कि हमारा वातावरण का बदलाव होना, जलवायु परिवर्तन। इसका मेन कारण है कि पेड़ों की संख्या कम, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ना, और ऑक्सीजन, मतलब ये देसी भाषा में मैं बात करूं तो वायुमंडल में गर्माहट का पैदा, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहिए, आप कुछ भी कहिए उस बात को, देसी भाषा में पृथ्वी पर गर्माहट का। सर आप देसी भी बहुत अच्छे से समझाते हो, ये अरे हम चाहते हैं ये ऐसे ही समझाए। हाँ। देखो आपने एक पॉइंट में समझाया कि जो रेवाड़ी है यहाँ से दो ध्रुव होता है, एक मतलब डेजर्ट हो जाता है और एक अरावली के साथ साथ रहता है। दूसरा कितना अच्छी बात है कि सजावट की बात करें, सजावटी तौर पे तो लोग पौधे लगा रहे हैं। हाँ, तो लोगों को चाहिए सजावटी। आज के दिन इस आज के क्लाइमेट का मतलब यह है कि वहां के अनुरूप के मुताबिक पौधा हो, ताकि क्लाइमेट के मुताबिक आपको रेन ट्री है वो आसाम में होता है, यहाँ उसको लगाएंगे तो बारिश से क्या लेना देना उसका। बिल्कुल सही। यहाँ का पेड़ स्थानीय नेटिव प्रजाति, स्थानीय पेड़ जैसे रोहिड़ा है जी, खेजड़ी है जिसको हम आप जाटी बोलते हैं, हम यहाँ जाटी बोलते हैं, राजस्थान में खेजड़ी बोलते हैं, धोक है जी, कैर है जी, जाल है, इंद्रचोक है। इस तरीके के जो हमारे पेड़ है, गूगल है, सालर है, ये जो हमारे पेड़ है ये नेटिव प्रजाति, रोज है, कीकर है, ये हमारे नेटिव प्रजाति इस इलाके की भौगोलिक परिस्थिति का अनुकूल है। कट ये डेजर्ट एरिया के पेड़ भी है, अरावली के भी पेड़ है, और ये एरिया लगभग डेजर्ट एरिया का अरावली का पेड़ एरिया है, दोनों एरिया मिक्सअप है। बिल्कुल सही। तो इन मिक्सअप एरिया में यदि हम आपको भौगोलिक परिस्थिति बाहर का जो शिवालिक बेल्ट के पेड़ लगाएंगे तो सक्सेस नहीं होंगे, या आप मैदानी एरिया का पेड़ लगाएंगे तो सक्सेस नहीं होगा, उससे ना तो बारिश होगी ना क्लाइमेट जो। तो इसलिए हमने लोगों को जागरूक किया कि पेड़ों को बेनिफिट तब मिलेगा हमने नेटिव प्रजाति लगाए, नेटिव प्रजाति लगाए मस्तानी। और नेटिव प्रजाति ये ऐसी है जो खेजड़िया पेड़, जाल का पेड़, धोखा पेड़, ये प्रकृति का आता है, प्लांटिंग से बहुत कम होता है। इनको संरक्षण और संवर्धन करना बहुत जरूरी है जी। आप मैं बता रहा इंद्रजोग का पेड़ लगभग पूरे हरियाणा में 2015 पेड़ बचे। आप रेवाड़ी में खिरनी का पेड़ की पूरा एक पेड़ है, रेवाड़ी जिला में खिरनी का पेड़ है, जो खिरनी बहुत लंबी होती थी, समझ में जाल सालर गूगल होती है हमारे पहाड़ों में, जो गूगल धूमी लगी वो लुप्त हो गई। तो इस तरीके से जो जाटी का पेड़ है जी, जो चंदन है इस इलाके का, एक जाटी का पेड़ ऐसा जो किसानों का देवता कहिए, किसानों का मित्र कहिए, किसानों को कुछ भी कहिए उसको आप, वो फसल दूरी करता है,
उसके नीचे पक्षियों को चारा मिलता है ना, वो खाना मिलता है, पक्षियों को मिलता है, पशु को चारा मिलता है, और लोगों को सब्जी बनती, साग नहीं बोलते उसकी, सब्जी मिलती। तो कहने पर फिर भी लोगों ने काटा। क्यों काटा? कि इस इलाके में आवश्यकता, लोग भूमि कम थी, लोगों की आवश्यकता ज्यादा थी, उन जेटों को अपने बेच के गुजारा करने के लिए लोगों ने काट दिया। एक तो उसका ज्ञान ना होना, दूसरा आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इस अभाव से लोग कटते चल गए। और वो पेड़ कटने की वजह से नेटिव ओक का पेड़ है वो तो आ जाएंगे, प्लांटिंग के बजाय आपकी जो मैंडेड जो पेड़ लगाते हैं लोगों को पौधारोपण जागरूक लगाएंगे उससे हो जाएंगे, परंतु ये पेड़ नहीं होंगे। तो इसलिए इन पेड़ों को बचाना, क्लाइमेट के मुताबिक इन पेड़ों को बचाना ये हमारी धरोहर है, प्राकृतिक विरासत है हमारी, वृक्ष विरासत भी कह सकते हैं इसको। तो इनको बचाना है, इसके लिए मुहिम चलाई मैंने पूरे हिंदुस्तान में। आप इस इलाके में मैंने चुने पिछली बार 7 फरवरी 2023, 7 फरवरी 2024 से हमारे शुद्धिवास गाँव जिला, वहां से मानव जीवन अमृत मिशन, अमृत मिशन में उसका उद्देश्य यही था कि पेड़ लगाना लाकर मैं फॉरेस्ट का जैसे पहले अफसर बनाया, मैं पूरे हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ये बताया मैंने। उस कड़ी में एक बार BN कृपाल आयोग बना था, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में। उसका मतलब था फॉरेस्ट बचेगा कैसे, फॉरेस्ट बढ़ेगा कैसे, इसको बचाने और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें मैंने सजेशन दिया था, जो आज हम वृक्ष पेंशन की बात कर रहे हैं, ये 2001 की बातें कर 4 की बातें कर रहा हूँ। 2004 में मैंने अभियान किया, 2004 में कहा था हमने कि पेड़ तब बचेंगे, सरकार का तो पेड़ लगाए, जितने भी जो सरकारी जंगल है उसकी तो मैनेजमेंट है, विभाग गठन किया हुआ है, पर जो आउटसाइड फॉरेस्ट है, जो मतलब सरकारी क्षेत्र से बाहर का जंगल है, उसको बचाना जरूरी है। और वो बचेगा तो ही हमारा एवन थर्ड डेवलपमेंट होगा, और वो तब बचेगा जब उसकी भूमि मालिक कहिए या उनके किसान कहिए उनको प्रोत्साहन किया जाए ताकि वो पेड़ ना कटे। जितना हम पेड़ लगाते उतने कट जाते, तो कटना बंद होगा तो हमारा क्षेत्र बढ़ेगा। इसलिए हम उनको BN कृपाल को मैंने कहा था 2004 में कि एक तो पेड़ों की गिनती करवाई जाए, पूरा इंडिया में कितने पेड़ है, आम आदमी की, ताकि लोगों को पता लग जाए जंगल है, बहुत जंगल है कितना ये पता ही नहीं। तो इसलिए ज्ञान होना चाहिए बहुत, जो ये स्वस्थ रहने के लिए एक इंसान के पीछे 28 से 30 पेड़ होना चाहिए उसके मुताबिक। हमारे यहाँ 2000, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने 2018-19 में घोषणा की हम हरियाणा में पेड़ों की गिनती कराएंगे। तो 21 में उनकी गिनती हुई, 22 में उसकी रिपोर्ट आई, और जो हम प्रोत्साहन की बात की थी, जो 2023 में हरियाणा गवर्नमेंट ने 75 साल पुराने जो पेड़ थे जिसकी हमने पैरवी करते आ रहे, उनकी पेंशन 4000 पेड़ों की 3000 रुपए प्रति 27-50 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से पैसे दिए 75। तो ये पेड़ बचन पर ये स्लो ये ले ली बड़ पीपल जो पुराने गलत लोगों को समझ नहीं आया, इन्होंने धार्मिक मंदिरों के ले लिए, परंतु खेजड़ी बचानी जरूरी है बहुत ज्यादा। इसका मैंने अभियान चलाया हुआ है। खेजड़ी हमारे रेवाड़ी की छोर से शुरू करके हुई और आप बाड़मेर जैसलमेर तक चलिए, ये एरिया एक ही एरिया है, सिंध तक ये एरिया हो, पंजाब का एरिया, ये सिंध तक है, इसमें खेजड़ी और यही डेजर्ट है, यही अरावली, यही एरिया। इसलिए इसमें मैंने अभियान चलाया, हमने काफी कि यहाँ उनको लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि पेड़ लगाना आम बात है और पेड़ बचाना क्यों है, क्यों जो था इसको मैंने बताया। और इसी तरह अरावली आज के दिन ड्रामाबाजी चल रही है। आज के दिन अरावली को बचाने के लिए काफी NGO लगाए गए, काफी लोग लगे हुए यात्रा करने को, प्रचार करने, टीवी देने, पर वो सब नकली है। अरावली तब बचेगी जिस दिन जो भेड़ चराने वाला जो चारवा है उसको ये पता नहीं यदि अरावली खत्म होगी तेरी ये जीविका खत्म हो जाएगी, उसमें जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन अरावली बचेगी, वहां के नेटिव लोगों से नेटिव अरावली बचेगी। ये आर्टिफिशियल कैमरा से फोटो खिंचवाने से, लोगों के बीच ड्रामाबाजी कर ये हीरोइन को डालने से इनसे अरावली नहीं बचेगी। और उनके लिए नेगेटिव आदमियों के स्थानीय लोगों के पास जाए और उनको वो जोड़े जो अरावली से लगाव रखते जी। तो उस कड़ी में मैंने कोशिश की, मैंने भारत सरकार को लिखा है जी कि अरावली बचाने के लिए मैं 4 स्टेटों में जन चेतना भी दे दी है, मैंने उसको लिखा, मेरे लेटर को मंत्रालय भारत सरकार ने सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेज दिया है। तो अब मैं जल्दी ही लोगों से संकल्प करके मैं जल्दी जोधपुर में मीटिंग कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जो पुराने 15-10 जिले पुराने राजस्थान जो पहले होते थे 30 जिलों में से 10 जिले, आज तो 50 हो गए, तो वो छोड़ो हम पुराने जैसे बाड़मेर है,
जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, चूरू है, सीकर है, जो जयपुर है, कुछ अलवर का पार्ट है, और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी, और कुछ हिस्सा शिवानी बेल्ट का, हिसार बेल्ट का। इन लोगों में खेजड़िया की संख्या है। तो ये खेजड़ी बचाएंगे। और इसके नारोल बेल्ट होती जो माउंट आबू तक गई हो, ये अरावली बेल्ट है। इन दोनों मिक्सअप करके हम जैसे चेतना यात्रा अरावली गई है, उसको डेजर्ट एरिया बचाने के लिए हम संदेश यात्रा जल्दी शुरू करेंगे। आम लोगों के पास जाएंगे, दिन का 10-15 किलोमीटर ही चलेंगे होंगे। हम हर चौपाट को टच करने की कोशिश करेंगे, हर स्कूल को टच करने की कोशिश करेंगे, हर कॉलेज को टच करने की करेंगे। जितना युवा को जितना मोटिवेट करें हम देसी भाषा में समझाएंगे, और उनका ये भी बताएंगे उनका भविष्य कहाँ जुड़ा हुआ है, पानी की समस्या कितनी आनी। अगली आज के 50 आज अगला युद्ध किसी परमाणु युद्ध हो या ना हो, परंतु अगला पानी में युद्ध जरूर होगा। पानी का दोहन हो रहा बहुत ज्यादा, जितना रिचार्जिंग कम हो रही है, दोहन ज्यादा हो रहा। और पानी की वैल्यू को लोगों आने वाली जो पहले आम आदमी खेतों में शौचालय के लिए जाते थे, कम यूज होता था। एक दिन कपड़ा पहले 4 दिन उसको चला लेते थे। एक बार आज में रोज 3 बार तो नहाते हैं, 3 बार आपको फ्लैश वो चलाते हैं। और पानी कहाँ से आता है इसका कोई मतलब, अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। उसका कहाँ से रिचार्जिंग कैसा हो इसका कोई सिस्टम नहीं। तो ये भी बताना पड़ेगा, ये भी अगर अनलिमिटेड लिमिटेड है पानी, ये प्रकृति का हमारा मानव, ये देखा हो आपने सुना होगा आज तक, आप मौलिक अधिकार की सब बात करते हैं जी। मौलिक जैसे आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है, पर मौलिक कर्तव्य का बात सोचने लगे तब ये हमारा बढ़ेगा। इसलिए संविधान दर्ज है हमारा, नदी नाले झील जीव जंतु के प्रति हम दयावान, ये हमारा मौलिक कर्तव्य। जब मौलिक कर्तव्य की पालना करेंगे, वो लोगों को हम चेतना पैदा करेंगे, तो हमारी मुहिम सफल होगी, तब हमारा ये काम आगे बढ़ेगा जी। एक और प्रश्न था सर, बहुत मतलब मैं कहता हूँ गागर में सागर, आपने जो बोला है इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने, हमने बहुत से एक्टिविस्टों को, बहुत से लोगों को सुना अरावली ग्रीन पे, लेकिन जितना ज्ञान आपने बताया, जितनी अंदर की बातें हैं, और जो बचाने के लिए जो मूल कार्य करने की वो बातें आपने बताई, बहुत अच्छी रहा। जैसे आप यात्रा शुरू कर रहे हो, तो लोग आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि हमारे साथ आप ऐसे जुड़िए, वो भी अगर आपका कोई मैसेज? हम देसी वेशभूषा जी, 3 तरह, तन मन धन जी, 3 तरह से कोई भी प्रोग्राम बनता है, 3 चीज की जरूरत होती है जी। तन का मतलब है कि हमारा को सहयोग साथ चले जी। मन का मतलब यह है कि हमारा जो नीतियां जो इसको हम जाए वो आगे फैलाए जी। धन का जितना मतलब यह है कि कितना आर्थिक तरह खर्चा उसमें कंट्रीब्यूट सहयोग करे, समझे मेरी बात? तो इन लोगों को इस दिन से चलाएंगे, इस गांव से इतने हम कोई उसमें कोई नहीं करेंगे, लोगों का सहयोग से। तब लोग हम 100 आदमी एक जगह लेके नहीं चलेंगे, 10-15 आदमी लेके चलेंगे। आगे एक गांव से दूसरे गांव में अलग आ जाएंगे, एक गांव से दूसरे, तो ही तो बढ़ेंगे। यदि उनको टिकाऊ का उन्हीं को रखेंगे तो नेता बन जाएंगे, नेताली भाषा बोलने लग जाएंगे। हमने नेताली भाषा यूज नहीं करनी है, हमने प्रकृति के प्रेमी को जोड़ना है। उस गांव से अगला ट्रांसफर विरासत आपने इस गांव की धरोहर आप अपने गांव तक, प्रकृति धरोहर अपने गांव तक बताओ, ताकि चेतना के लिए जग जाए। तो लोगों को मोटिवेट हम एक रफली तक, एक रफली खाका तैयार करेंगे, रूट चार्ट करेंगे, पहले उसका सर्वे करेंगे, चौकट करेंगे, मेन आदमी को टच करेंगे, मेन करो, उसके बाद डेट फाइल करेंगे, उसके सिस्टम के तरीके से हम लोगों को दिन प्रतिदिन यात्रा शुरू करते हुए लगभग दिन में 10-15 किलोमीटर की यात्रा शुरू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे उसमें कितना टाइम लगे, महीना लगे, 2 महीना लगे, वो तो टाइम तो लगता ही लगता है। बहुत सीधा सा मैसेज है, आपका खुद का है, जिसको हम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको जागरूकता का मैसेज दे सकते थे, जो दिया है इन्होंने, और आप हमें क्या दे सकते हो? साथ मिलके सांझी लड़ाई बनानी है, तन से जिस प्रकार साथ चल सकते हुए 1-2 गाँव 3 गाँव, मन से कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको और लोगों तक पहुंचाओ, आप फोन से पहुंचा दो, मिलो जब बोल दो, कैसे भी करके। और धन से कि जितना, क्योंकि एक अकेला आदमी इतना बड़ा क्षेत्र में तो कुछ कर नहीं सकता, तो जितना आप अपने स्तर पे आप सहयोग कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, तो आप अपने सहयोग से 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000, 10,000, जितना आप कर सकते हो अपने आपके जो इच्छा अनुसार और कीजिए। ये बड़ी बड़ी बातें जो मोटी हमने बात की है। हम किसी धनाढ़ के पास नहीं जाएंगे जी, किसी बिजली मैन के पास जाएंगे, किसी फैक्ट्री वाले के पास नहीं जाएंगे। हम किसी की धरोहर, अपने वर्ष विरासत को, धरोहर को हम सेफ अपने तक सीमित, किसी को गिरेवे नहीं रखेंगे। बिल्कुल वही बात आ गई कि नेटिव लोग ही हैं, नेटिव लोगों को साथ लेके खड़ा करेंगे बस। एक क्वेश्चन इसके बीच में छूट गया सर, उसको करके अपन भले आप कहोगे तो विराम कर देंगे इसको, इंटरव्यू को। वो क्वेश्चन था कि जो खनन जो हो रहा है, और खनन से भी काफी नुकसान हो रहा है, और जो
खनन से वहाँ का लोकल जो आदमी है वो डिस्टर्बेंस भी है और कई बार तो माइग्रेट भी कर रहा है, तो खनन पे भी कुछ नियम कानून होंगे सरकार के? खनन पे कानून है जी, परंतु आज के दिन देखिए आप, जितने भी राजनीति में जिन्होंने ग्रोथ की है, जी। बढ़ोतरी की है, वो दोनों से आगे बढ़ा, या तो खनन किया है या प्रॉपर्टी डीलरी की है या तीसरा पेड़ बेचे। जंगल जल जंगल और जमीन उनका जो बर्बादी किया, दोहन किया, वो राजनेता बना। और राजनेता का काम वो दोहन खनन करके निकला है, वो उनकी जो खनन माफिया उनका सपोर्ट करता है, और वो सपोर्ट करने की वजह से उनका धंधा आज थोड़ा आम आदमी आज के दिन जो सिंपल मुद्दों पे चलता है उसको तो वोट ही नहीं देते। उनको इस तरीके उनको चाहिए पैसा, पैसे आज के दिन इस खनन माफिया से काफी पैसे होते हैं। तो खनन माफियाओं के लिए तब इनका कंट्रोल हो सकता है। लोगों ने इसका विकास के एक रूप दे दिया, विकास होगा इससे। अरे विकास की लिमिटेड पहले भी था, विकास का दायरा सीमित रखो ना, और उसमें और स्थायी चीज और यूज करो, इसका पहाड़ों का दोहन मत करो ना, खनन मत करो ना, और चीज यूज की जा सकती है। तो उसके लिए कानून तो बना रखते हैं, पर कानून के साथ साथ लोगों की चेतना जरूरी है। कानून तो कहीं कागज से बना के विधानसभा लोकसभा की रोज कानून तो बनाने के लिए बनी है, पर उससे कानून बनाने से ये सब चीज नहीं होती। खाना पड़ा है पर लोकसभा तो हमारे पहले से नहीं। फर्क यदि उसका कानून बनाने से उसका इसका मतलब है कि उनका कानून तो बना, लोगों को इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, लोगों ने उसका ज्ञान तो नहीं हुआ। जो असली कानून वो होगा, जो असली चेतना वो होगी, जो लोगों को जागृति पैदा करेगी, वो असली कानून होगा। बहुत अच्छी बात बताई है। मैं तो कहता हूं कि जैसे आज मैं अपने यहाँ ऐसे कह रहा हूं कि कमल जी जब भी यात्रा निकालेंगे हम हमारे चैनल के साथ इनके साथ चलेंगे और पूरी यात्रा को इनको इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सहयोग रहेगा इस यात्रा में। व्यक्तिगत से तन मन धन से तो है वो अलग बात है, लेकिन चैनल की तरफ से भी जब भी यात्रा जहाँ भी रहेगी हम इस पूरी यात्रा का रोज आप लोगों तक अपडेट करते रहेंगे, और आप भी जैसे भी सहयोग करना चाहे सहयोग कर सकते हैं। बड़ी ज्ञान की बातें आपने अब तक बहुत सी पॉडकास्ट सुने होंगे अरावली टाइम्स पे, पुराने पॉडकास्ट है, नए कुछ और न्यूज टाइप की खबरें, लेकिन आज बहुत ज्ञान की चीजें देखने को समझने को, सच में मुझे भी बहुत कुछ जानकारी नहीं जुटाने को मिली है। हम अपनी लोकल भाषा में करेंगे, इंग्लिश में हम कोई भी इंटरव्यू करेंगे और में बताएंगे तो वो आज को जो जींस पहनने वाला उनसे नाराज को कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, वो उसने जट से कोई लेना देना नहीं है। जो कुर्ता पजामा सोफा धोती में पहनता उनको ज्ञान होना चाहिए, तब अरावली बची। बहुत सही, नैतिक लोग हैं जो उसको बचा सकते हैं। मूल लड़ाई यही है कि हमें मूल लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और मिलकर लड़ना पड़ेगा, जागरूकता के साथ में हम इसको बचा सकते हैं। लोकल भाषा में प्रचार करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज आप आए हमें टाइम